डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको जब हमने पढ़ा दिया जीन रेगुलेशन, उसके बाद का जो टॉपिक है, हालांकि हमने आपको बताया था कि पहले ही टॉपिक है, लेकिन मैं बाद में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम देखिए क्या है, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का क्या तरीका है, ठीक है, मोड कैसा है, उसका मतलब क्या एप्लीकेशंस होगा आगे, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक डीएनए से जो दो डीएनए बनता है उसमें क्या पुराना डीएनए का परसेंटेज कुछ होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा कंफर्मेशन करना है। एक्चुअल में ये जो हेडिंग है आज वो ये है कि बहुत लोगों ने बाद में बोला, ठीक है, टेलर साहब ने बोला, टेलर साहब ने क्या बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारा वर्क किया और इन दोनों ने मिलकर एक सॉलिड कंक्रीट प्रूफ दिया, ठीक है, जिसको हम लोग मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव है, इसी बात को प्रूफ करना है आज की क्लास में। उसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आराम से सुकून के साथ समझिए इसको आज हम लोग पूरे लेक्चर में 25-25 मिनट का 2 वीडियो होगा, उस 25-25 मिनट के 2 वीडियो में हम लोग इस पूरे बातों को समझेंगे। क्लियर है? तो इस पूरे बात को समझने के लिए हमें 2 वीडियो लेक्चर की हेल्प लेनी है, 25 मिनट। ओके, देखिए आप कहता है कि मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय मिशेल्सन एंड स्टाल। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका, मैथ्यू मिशेल्सन, उनका पूरा नाम क्या था, फ्रैंकलिन स्टाल। ठीक है, कभी कभी पूरा नाम भी अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने के लिए बोल दे तो आप ये नाम लिखेंगे, मैथ्यू मिशेल्सन फ्रैंकलिन स्टाल। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, कहते हैं कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी करेंगे ही करेंगे। पहले तो आप ये सुनिए कि ये जो मैं क्या बोलते हैं, मिशेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है, इसके पहले कितना तक बोला गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो कहता है वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वाटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। उसके पहले विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के बारे में बताया था। बट इन चारों ने मिलके भी, ठीक है, इसके रेप्लिकेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, ना रोजलिन फ्रैंकलिन ना विल्किंस साहब ने बताया, उन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा इसके पूरे मॉलिक्यूलर साइज मेजरमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल के बारे में बताया कि ये डबल हेलिक्स मॉडल है। उसके बाद कहता है बहुत दिनों बाद जब रेप्लिकेशन के मोड को समझने की जरूरत पड़ी तो वहां पे बहुत सारे आइडिया आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आइडिया दिए। एक तो एकदम डिफ्यूज्ड आइडिया था, ठीक है, उसको बोला गया डिसरप्टिव मेथड, डिसरप्टिव थ्योरी। क्या बोला गया, कहा गया कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनेगा तो उसमें कुछ कुछ नया भी होगा, कुछ कुछ पुराना भी होगा। मतलब कोई कंक्रीट आइडिया नहीं था। ये आइडिया था कि हाँ, उसमें कुछ नया भी होगा, कुछ पुराना भी होगा, कुछ नया भी होगा, कुछ पुराना भी होगा। कौन सा स्ट्रेन नया होगा, कौन सा पुराना होगा, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, सिर्फ ये बताया गया कि हाँ, कुछ कुछ नया, कुछ कुछ पुराना, दोनों मिक्स रहेगा। ये डिफ्यूज टाइप का आइडिया था।
इसलिए इसको डिफ्यूज्ड हाइपोथेसिस, डिफ्यूज थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बाद में एक्सेप्ट तो किया नहीं गया। तो कहता है कि डिफ्यूज मॉडल है, डिसरप्टिव मॉडल था, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद आया कंजर्वेटिव आइडिया, ठीक है, कंजर्वेशन फॉर्म वाला आइडिया। कंजर्वेटिव आइडिया का मतलब ये हुआ कि उसमें बोला गया कि नहीं, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा ना, तो उसमें एक डीएनए जो होगा बिल्कुल नया होगा और एक डीएनए बिल्कुल पुराना वाला स्ट्रैंड का होगा। मतलब एक में बिल्कुल नया वाला, मतलब नए ढंग से बनेगा, ठीक है, और एक में होगा बिल्कुल पुराना, ठीक है। तब आया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में बोला गया कि एक डीएनए है, उसके 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे, दोनों को हम लोग कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक एक न्यू स्ट्रैंड बनेंगे। दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या होंगे, एक एक न्यू स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है। पहला टेम्पलेट पे एक नया ये न्यू स्ट्रैंड, दूसरा टेम्पलेट पे भी एक नया न्यू स्ट्रैंड, यानी एक ओल्ड एक न्यू, एक डीएनए बना दिया, एक ओल्ड एक न्यू, दूसरा डीएनए बना दिया। तो बताइए दोनों डीएनए बन गए ना, तो दोनों डीएनए बना तो उसमें एक एक स्ट्रैंड, एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड, तो एक ओल्ड एक न्यू, फिर इसमें भी एक ओल्ड एक न्यू। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि हर नए स्ट्रैंड में एक पुराना स्ट्रैंड होगा और वो, ठीक है, मतलब ओल्ड होगा, यानी कि ओल्ड स्ट्रैंड हर नए डीएनए में कंजर्व रहता है, जनरेशन टू जनरेशन, चाहे वो स्ट्रैंड का नेचर कुछ भी हो, ठीक है। यानी डीएनए अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए कोई दे दे तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल है, और एक स्ट्रैंड क्या है, न्यू है। क्लियर है पॉइंट 1। तो देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट मॉडल दिया गया। एक क्या था, डिसरप्टिव मॉडल। डिसरप्टिव मॉडल को ये लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड मॉडल। डिसरप्टिव मॉडल को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड मॉडल, ठीक है। तो उसमें तो आपको पता ही है, एकदम रेंडमली बोला गया कि हाँ उसमें क्या होगा, कुछ नया भी होगा कुछ पुराना भी होगा, ये बोला गया, ठीक है। वैसा कुछ बोला ही नहीं गया कंक्रीट। और कंजर्वेटिव मॉडल में क्या बोला गया, कंजर्वेटिव मॉडल में ये बोला गया, ठीक है, कि उसमें जो बनेगा 1 से 2, उसमें एक या तो बिल्कुल नया होगा, एक बिल्कुल पुराना होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव में जाके ठोस आइडिया आया लोगों के पास, ठीक है, कि मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए अगर बनेगा, दोनों डीएनए में ओल्ड डीएनए का एक एक स्ट्रैंड जाएगा और एक एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो ये आइडिया लोगों को पसंद भी आया, बट लोग पसंद करने के लिए वहां पे नहीं होते। साइंस किसी के पसंद और नापसंद की बात नहीं है, साइंस प्रूफ खोजता है, साइंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए साइंटिस्ट आगे आए, मिशेल्सन एंड स्टाल, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्हीं का क्या था मॉडल। अब आप ये समझिए, जो अगला जो क्वेश्चन है, जो मतलब बर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है क्या जरूरत है, क्या हर सेल डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, क्या हर सेल को ये जरूरत होती है? जवाब सुनिए, ये डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरत पड़ती है? तो कहता है जैसे एक सिंपल एक सेल ले लीजिए, मान लीजिए वो एक डिवीजन करने जा रहा है, चाहे कुछ भी करे, माइटोसिस करे या मियोसिस करे, कोई बात लेकिन मान लीजिए कोई सेल माइटोसिस ही लगातार कर रहा है, लेकिन कभी तो मियोसिस करेगा अगर वो सेक्सुअल सेल है तो। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल सेल है तो सिर्फ जीवन में माइटोसिस ही करता है, बट अगर वो सेक्सुअल सेल है तो एक मैच्योरिटी के बाद उसमें मियोसिस भी होगा मियोसिस भी होगा। तो कहता है आपने क्या पढ़ा है माइटोसिस में कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सेम होती है। दोनों में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो एक में अगर 46, मान लीजिए ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम है तो बताइए, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम है तो बताइए उसके जो प्रोजेनी सेल होंगे उसमें भी कितना होंगे, 46। यानी 46 सेल में जितना जेनेटिक मटेरियल है, जितना डीएनए है, वो
उसको डबल होना पड़ेगा, तब जाके 46 और 46 दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि सेल डिवीजन के बाद माइटोसिस में जो दो प्रोजेनी सेल होंगे उसमें डीएनए के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, डबलिंग ऑफ डीएनए की जरूरत पड़ती है, डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है, डबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड की जरूरत पड़ती है, और इसी के लिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, जरूरी है। और आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होती है, कहता है इंटरफेज के एस फेज में। आप जानते हैं दो सेल डिवीजन के बीच में चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, एक लंबा फेज होता है, वो लॉन्ग फेज हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और इंटरफेज में आपको 3 स्टेज होता है, G1, S और G2। एस फेज में क्या होता है, एस फेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल की डबलिंग होती है। यानी सेंट्रियोल का नंबर भी इसी फेज में डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है, और हिस्टोन प्रोटीन भी इसी फेज में बनता है। इसलिए एस फेज और सिंथेटिक फेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है और हल्का क्वेश्चन आता है। देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नीट में बहुत हल्का क्वेश्चन होता है ना, अगर पूछ देता है तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, अरे ये हल्का, इतना हल्का क्वेश्चन नीट में दे सकता है ना, चलो इसका आंसर कुछ अलग ढंग से सोचते हैं। जब आप अलग ढंग से सोचते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आप मत करिए, ये चीज बिल्कुल मत करिए, ठीक है। यानी कि अलग ढंग से नहीं सोचना है, ठीक है, नॉर्मल ढंग से ही सोचना है, ठीक है। तो ये बात देखते रहना है, ठीक है, कि हल्का क्वेश्चन भी 30 से 40% नीट में आते हैं, तो हल्का क्वेश्चन को हल्के ढंग से ही करना है, हल्का क्वेश्चन को दूसरे ढंग से नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट? हल्का क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के ढंग से आप ट्रीट कीजिए। अब पूछेगा राइबोसोम इज द साइट ऑफ, तो प्रोटीन सिंथेसिस है, उसमें हम अलग क्यों सोचेंगे, ये क्यों सोचेंगे, अरे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्वेश्चन नीट में आएगा नहीं, कुछ अलग चॉइस लगाते हैं। अलग चॉइस आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मान ली फर्स्ट में प्रोटीन सिंथेसिस आ गया चॉइस में, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में ज्यादा दिमाग लगाइएगा, ज्यादा समय बचेगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा, फिर गलत होगा। इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट साइट में नजर आता है, ठीक है, वही आंसर ज्यादातर सही होता है, ठीक है। जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में लव एट फर्स्ट साइट हो या ना हो, वो आजकल सेकंड थर्ड फोर्थ साइट फिफ्थ साइट 100 साइट तक होता है, लेकिन चॉइस एट फर्स्ट साइट ही होता है जनरली, ठीक है। तो ये चॉइस एट फर्स्ट साइट जो होता है, जब फर्स्ट साइट में चॉइस लग जाए, लगे कि बिल्कुल सही है, आप उसको सर्किल कर दीजिए, उसको फिल कर दीजिए, नहीं तो टाइम बचेगा ना, तो आपका दिमाग फिर वहीं जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरी बार जब लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बात शायद आपको भी पसंद आया होगा, आपको भी प्रैक्टिकली फील हो रहा होगा कि सर सही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता क्या है, सोचो, कहता है कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड, कहता है फॉर डिवीजन, ठीक है, यानी कि डिवीजन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस के बाद दो सेल बनेंगे, अगर माइटोसिस का एग्जांपल लेते हैं, और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या सेम होना है, दोनों में न्यूक्लिक एसिड का ये अमाउंट सेम होना है, तो बताइए उसके लिए क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, क्योंकि हमें डबलिंग अमाउंट जब तक नहीं होगा डीएनए का, तब तक हम दो सेल में उसको इक्वली शेयर नहीं कर सकते, दो सेल में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए, कहता है ये किस फेज में होता है, एस फेज में, ठीक है। कहता है डीएनए रेप्लिकेशन होता भी बहुत स्पेशल है। अब आप समझिए कि एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, तो एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं तो उनका हर कुछ डबल हो रहा है, ठीक है। और डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है, तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस कितना स्पेसिफिक ढंग से जुड़ा होता है। अगर एडेनिन है तो वो थायमीन के साथ ही जुड़ेगा, और साइटोसिन है तो गुआनिन के साथ ही जुड़ेगा, ऐसे वैसे नहीं जुड़ सकता, इधर उधर से नहीं जुड़ सकता,
ठीक है। तो एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ। साइटोसिन जब भी जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? गुआनिन के साथ। दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, यानी चार्गफ रूल को पूरी तरह फॉलो करेगा। चार्गफ रूल को पूरी तरह फॉलो करेगा, ठीक है। और एडेनिन थायमिन के साथ, थायमिन यूरासिल के साथ ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो समझिए कि ये जो जुड़ने वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो जुड़ने वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, इसलिए तो चार्गफ का रूल था। तो डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है इसमें, इसलिए इसमें एक्यूरेसी भी 100% चाहिए। अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो डीएनए म्यूटेट कर जाएगा, ठीक है। कोई भी इधर उधर काम हुआ तो डीएनए म्यूटेट करेगा। डीएनए म्यूटेशन का मतलब जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का मतलब एबनॉर्मल कंडीशन ज्यादातर, ठीक है। जो म्यूटेशन होता है अगर मान लीजिए इस ढंग का हो, ठीक है, तो फिर वो हार्मफुल होगा, ठीक है। पूरा जेनेटिक मेकअप को बदल देगा, पूरा जेनेटिक सीक्वेंस को बदल देगा। और जेनेटिक सीक्वेंस को बदलेगा तो आप जानते हैं वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, वो पूरा का पूरा क्या करेगा? कैरेक्टर को ही बदल देगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जिससे मान लीजिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, तो मैं इसको रब करता हूं फिर समझाता हूं। देखिए इसमें क्या किया गया, ठीक है। इसमें एक मतलब मेथड आता है, एक मेथड का कंसेप्ट बहुत जरूरी है पहले, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, मेथड का क्या नाम है? डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जो आप सुनते हैं, ठीक है, ये नाम जो आप सुनते हैं, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, ठीक है, ये क्या है सो देखिए। ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड का कंसेप्ट आपको बहुत जरूरी है, इसका कंसेप्ट आप पहले लीजिए। देखिए एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन को लगातार चलाते जाना, लगातार चलाते जाना, कंटिन्यूअसली उसको घुमाते जाना, सेंट्रीफ्यूज करवाते जाना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एक ट्यूब लिया, ठीक है, हमने एक ट्यूब लिया, इसमें हमने CaCl का सॉल्यूशन डाला, ठीक है। CaCl क्या है? सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। सीजियम आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप में होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें सीजियम होता है। उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, तब होता है लिथियम, तब होता है सोडियम, तब होता है पोटासियम, तब होता है रूबिडियम, तब होता है सीजियम, तब होता है फ्रांसियम। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, और फ्रांसियम के ऊपर में क्या है? सीजियम, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और उधर क्लोरीन भी, ठीक है, मतलब किस ग्रुप का? सेवंथ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो समझिए एक हाईली पॉजिटिव ग्रुप में आता है, हाईली पॉजिटिव एलिमेंटल ग्रुप में आता है, और एक हाईली नेगेटिव ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बॉन्डिंग तो भी परत तगड़ा होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें CS+ के रूप में होगा और Cl- के रूप में होगा। इसको चलाते जाइए, चलाते जाइए, चलाते जाइए, चलाते जाइए, पूरा एक ट्यूब हमने लिया। अब देखिए डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज, मतलब आपने डिफरेंट डेंसिटी का यूज किया, तो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें क्या है? सीजियम सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे है, इस कंसेप्ट को अगर समझ गए तो समझिए कि मिसेल्सन-एस्टाल का मॉडल आप आसानी से समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल आसानी से। कहता है कि मान लीजिए कि हमने 2-3 ग्रेडियंट के चीजों को यहाँ पे, ठीक है, घोल दिया, डाला, सेंट्रीफ्यूज किया पूरा, मतलब CaCl के साथ। तो बताइए अब जो हाई डेंसिटी का जो चीज है, जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, देखिए जैसे क्या होगा, पानी में आप क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि आपके बॉडी का जो मास का जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है, इसलिए आप डूब जाते हैं, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। तो ये डेंसिटी का कमाल होता है। तो कहता है जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी का चीज है वो कहां जाएगा, वो नीचे जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी का चीज है वो सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है वो सबसे नीचे जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 3 चौक लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। कहता है कि ये जो है सबसे लोअर डेंसिटी है, ठीक है। यानी कि हाई डेंसिटी वाला चीज सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। उससे भी हाई डेंसिटी का चीज होगा वो कहां चला जाएगा, बॉटम पे। वो कहां चला जाएगा, बॉटम पे। इससे भी अगर हाई डेंसिटी का कोई अगर सब्सटेंस हम डालें, कॉम्पेरेटिव। अच्छा ये आइडिया क्या होता है, ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है ये हमेशा कॉम्पेरेटिव होता है, हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज को हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, उसकी डेंसिटी उस अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पे आके बैठ गया। इसका मतलब इससे ज्यादा डेंसिटी का चीज डालेंगे और नीचे जाएगा, इससे ज्यादा डेंसिटी का चीज डालेंगे और नीचे बॉटम पे जाकर रुक जाएगा, ठीक है। इससे लो डेंसिटी चीज ऊपर रहेगा। तो हम यहाँ पे 2 चीज ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं, एक बी ले रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली ए ज्यादा डेंसिटी का है और कंपैरेटिवली बी क्या है, लो डेंसिटी का है। ये ज्यादा डेंसिटी का, ये लो डेंसिटी का, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। बट एक ऐसा चीज ले जो इससे कम हो, उसकी डेंसिटी ए से कम हो और बी से ज्यादा हो, तो बताइए वो कहां पे आएगा, वो बीच में आएगा ना, वो बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है। वो आएगा बीच में, ठीक है, वो बीच में आएगा, ठीक है, वो यहां पे आएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, वो बीच में आएगा। अब देखिए कहता है कि मिसेल्सन एंड स्टाहल साहब ने भी एक आइसोटॉप का यूज किया था, ठीक है। उन्होंने जो आइसोटॉप यूज किया वो नाइट्रोजन का आइसोटॉप था। बट उन्होंने क्या यूज किया सो देखिए, उन्होंने, ठीक है, मतलब चलिए उसको उन्होंने क्या यूज किया वो तो हम एक्सपेरिमेंटली अभी देखेंगे। जस्ट पहले इस कंसेप्ट को और थोड़ा सॉलिडिफाई कर ले। कहता है मान लीजिए यहाँ पे एक कोई कंपाउंड हमने यूज किया, उसमें नाइट्रोजन आइसोटॉप को यूज किया, यहाँ पे N15 वाला था, ठीक है, N15, ठीक है। यानी यहां पे जो डीएनए का स्ट्रैंड था, ये देखिए, ये N15 था, ये N15 था, ये नीचे आ गया। यहां पे जो डीएनए का स्ट्रैंड था, ठीक है, वो था, यही पे बना देता हूं, वो था N14, ठीक है। समझिए इसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज्यादा, तो यहां पे N14 वाला था, ठीक है। यानी कि इसकी डेंसिटी, यानी कि कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, मतलब कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, उसका दोनों स्ट्रैंड N15 है। तो N15 है दोनों स्ट्रैंड, तो क्या होगा, ये N15 है दोनों स्ट्रैंड, तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे आएगा, ठीक है। और उसमें डेंसिटी ऊपर है, ये डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा। अब बीच वाला में कौन आएगा, एक ऐसा आएगा जिसमें एक हो 15 और एक हो 14, यानी इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वाला, जिसमें N15 भी होगा और N14 भी होगा। बोलिए क्लियर है, ठीक है। अब आप पूरा समझ गए, इसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। इसी का यूज किया था कौन, ठीक है, इसी का यूज किन्होंने किया, तो कहते हैं इसी का यूज किए मिसेल्सन एंड स्टाहल ने, इसी का यूज किया मिसेल्सन एंड स्टाहल ने। क्लियर है, इसी टेक्निक को अपनाया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया इकोलाई का, मतलब इकोलाई को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में लिया। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं ना। यानी कि ये N14, ठीक है, अगर प्योर N14 लेंगे, दोनों स्ट्रैंड N14 का होगा तो वो ऊपर ठहरेगा, दोनों स्ट्रैंड अगर 15 का होगा तो वो नीचे ठहरेगा। और कहता है कि अगर मान लो हाइब्रिड होगा तो एक 15 एक 14 अगर होगा तो वो बीच में आएगा। तो आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, एक N15 एग्जाम्पल में एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा, तो एक ओल्ड होगा, किसी भी डीएनए में एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड डीएनए। इन एवरी न्यू डीएनए इज फॉर्म
इज नोन एज हाइब्रिड डीएनए। तो बताओ डेंसिटी मेथड में, डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में वो कहाँ पे जगह पाएगा? बीच में, ना तो नीचे ना तो ऊपर। यही एक्सपेरिमेंट, मतलब यही थ्योरी, ठीक है, यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड मिसल्सन एस्टाल के सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए अब कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें जो बात है, देखिए क्या हुआ कि मिसल्सन, ठीक है, एंड एस्टाल, मिसल्सन एस्टाल, पूरा नाम क्या था इनका? मैथ्यू मिसल्सन, ठीक है, और इनका नाम क्या था? एंड फ्रैंकलिन एस्टाल। इन दोनों ने किसको लिया? कहता इन दोनों ने लिया किसको? आप बताइए। कहता इन दोनों ने लिया ई कोलाई। याद कीजिए, ठीक है। इसी ई कोलाई को बैक्टीरियोफाज के साथ हर्सी एंड चेज साहब ने लिया था, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जो 1952 में आया था वो हर्सी एंड चेज साहब का एक्सपेरिमेंट था, जिसने सारे पुराने सस्पिशन को दूर कर दिया था और कंक्रीट रूप से प्रूफ कर दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसी तरह से मिसल्सन एस्टाल साहब ने भी ई कोलाई को लिया और ये आज देखिएगा प्रूफ कर देगा। इन्होंने क्या किया, इस ई कोलाई को कंटिन्यूअसली, ठीक है, देखिए डीएनए को, ठीक है, कंटिन्यूअसली डीएनए को, मतलब इसको ई कोलाई को एक मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है, N15 मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है, यानी कि N15 में ग्रो करवाया। ध्यान दीजिएगा, N15 आइसोटॉपिक मीडियम में ग्रो करवाया। किसको? ई कोलाई। जो ई कोलाई है नेचुरली जो डीएनए रख रखा है, ई कोलाई के अंदर में जो नेचुरल डीएनए है, वो नेचुरल डीएनए में क्या है? वो नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटॉप है, नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटॉप है। ध्यान दीजिएगा, वो नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटॉप है N14, और उसको इन्होंने कंटिन्यूअस ग्रो करवाया। किसमें? N15 मीडियम में। कहता है जब तक, और ई कोलाई का डबलिंग पावर कितना है, डबलिंग टाइम कितना है, ठीक है, तो कहता है कि 30 मिनट, ठीक है, कुछ स्पीसीज का 20 मिनट भी है, बैक्टीरिया के कुछ स्पीसीज का 20 मिनट भी है डबलिंग टाइम। तो कहता है इस डबलिंग टाइम में ये 2 डीएनए बनाएगा। तो 2 डीएनए बनाएगा, तो बताइए पहली बार जब डीएनए बनाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक डीएनए है, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या था, नेचुरली क्या था, N14, ये भी था N14, ठीक है। तो बताइए इससे जब नया डीएनए बनेगा, ठीक है, नया डीएनए बनेगा, ठीक है, तो बताइए एक N14 तो होगा, और एक क्या है N15, फिर इसमें क्या है N14 N15, तो बताइए आधा आधा तो आ गया। फिर इसका होगा, फिर उसमें आएगा N15 N15 आएगा। तो ऐसे करके इसको तब तक ग्रो करवाया ई कोलाई को जब तक उसका पूरा का पूरा डीएनए N15 ना हो जाए। मीन्स इन्होंने क्या डेवलप किया, ठीक है, ई कोलाई का N15 वैरायटी ऑफ, ठीक है, ई कोलाई इन्होंने डेवलप किया, ठीक है, यानी कि इन्होंने डेवलप किया ये वैरायटी, डेवलप, ठीक है, N15 वैरायटी। बोलिए बाय कंटिन्यूअसली, ठीक है, बाय कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, ठीक है, इनटू N15 कर दिया। यानी कि पहला स्टेप में इन्होंने क्या किया, ई कोलाई जो कि नेचुरली उसमें क्या था N14, उसको इन्होंने कंटिन्यूअसली ग्रो कराया है, इसमें N15 में
तब तक ग्रो करवाया जब तक उसका पूरा का पूरा N14 DNA स्ट्रैंड रिप्लेस नहीं हो गया कंप्लीटली। कहीं जाके तो रिप्लेस होगा, बिल्कुल रिप्लेस हो गया। यानी अब उनके पास क्या है, एक ऐसा इकोलाई तैयार है जिसके डीएनए में N15 आइसोटॉप इनकॉर्पोरेट हो गया। N15 आइसोटॉप क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। N15 आइसोटॉप इनकॉर्पोरेट हो गया पूरी तरह से। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा। ठीक है, उन्होंने एक दूसरा लिया। अब N15, ठीक है, आइसोटॉप वाला, ठीक है, इकोलाई रिसल्सन एस्ट्राहल के पास आ गया। अब बताइए, अब वो क्या कर रहे हैं, अब उसको नेचुरल जो मीडियम था, ठीक है, N14 वाला, उसमें इसको ग्रो करवाया। ठीक है, यानी N14 मीडियम में ग्रो करवाया। ठीक है, N14 मीडियम में ये ग्रो करवाया। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डीएनए था, ध्यान से समझिए, 5 प्राइम 3 प्राइम 2 प्राइम 5 प्राइम, ये क्या था हमारा। ठीक है, ये इनका था 15, ये लीजिए 15। तो बताइए ये क्या होगा खुल के। ठीक है, एक स्ट्रैंड ऐसा होगा और एक स्ट्रैंड ऐसा होगा, ये दोनों क्या होगा, N15 N15। बट इसको ग्रो किसमें करवाया गया है, N14 मीडियम N14 मीडियम। तो ये जो न्यूट्रिशन लेगा, ये जो नाइट्रोजन का यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए, अपने डिवीजन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, कौन, इकोलाई, वो किसको यूज करेगा, जो मीडियम में है। तो मीडियम में क्या है, N14 है। मीडियम हमने N15 का तो लिया नहीं है, मीडियम हमने N14 का लिया। तो बताइए यहाँ पे दोनों पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा, वो नया स्ट्रैंड किसका बनेगा, N14 का बनेगा। लीजिए, ठीक है, नया स्ट्रैंड जो बना वो हमारा बना N14 का। तो ये जो नया स्ट्रैंड जो है, ये न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, न्यू, और ये हमारा क्या है, ओल्ड था N15 का। तो बताइए ये किसका होगा, ये न्यू जो बनेगा, ये न्यू किसका बनेगा, N14 का बनेगा। ये N15 का था, ये किसका बनेगा, N14 का। इसमें भी क्या होगा, ठीक है, इसमें भी जो नया स्ट्रैंड बनेगा, वो नया स्ट्रैंड किसका होगा, N14 का। अब बताइए यहाँ पे 2 डीएनए बन गया ना, इस दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड जो ओल्ड था, ओल्ड आपने किसको लिया है, N15 वाले इकोलाई को लिया था। ठीक है, तो बताइए उसमें N15 का एक स्ट्रैंड है और नया स्ट्रैंड किसका आ गया, N14 का। तो बताइए 2 डीएनए, दोनों में जो टेम्पलेट है वो है N15 का, और दोनों में जो नया स्ट्रैंड बना है वो किसका है, N14 का। तो ये प्रूफ करता है कि हमारा जो नया डीएनए बना, उसमें एक एक स्ट्रैंड क्या है, ओल्ड है, और एक एक स्ट्रैंड क्या है, न्यू है। क्लियर है पॉइंट। तो बताइए जब पहला जनरेशन हम इसको क्या करवाए, मीडियम में ग्रो करवाए पहले जनरेशन के लिए, तो हमारा 50% क्या हो गया, हमारा 50% क्या हो गया, न्यू, और 50% क्या हो गया, ओल्ड। 50% क्या हो गया, ओल्ड। लेकिन अभी इसको देखिए कंटिन्यूअस करवाते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, इसको कंटिन्यू करवाते हैं, फिर आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। देखिए अब देखिए यहाँ पे उसी को मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको एक्सपेरिमेंटली मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, ये हमने क्या लिया, ये N15 ठीक है, ये इकोलाई लिया, इसको हमने क्या किया, ग्रो करवाया। किसमें ग्रो करवाया, ठीक है, तो इसको हमने ग्रो करवाया, छोटा ही लेते हैं, ठीक है, छोटा ही लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ग्रो करवाया किसमें, N14। ठीक है, तो बताइए ये क्या होगा, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला। ठीक है, तो बताइए ये जो आया, ये
ये इसी का है N15 N15, लेकिन इसको हमने ग्रो इसमें करवाया था, तो एक इस पे नया बनेगा और एक इस पे नया बनेगा। ये जो नया बनेगा ये किसका होगा? N14 का होगा। इधर भी जो नया बनेगा वो किसका होगा? N14 का होगा। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक आपको न्यू बना है, एक ओल्ड बना है। ये जो न्यू जो बना है ना, ठीक है, उसको हम इस कलर से दिखाते हैं। ठीक है, इस कलर से दिखाते हैं, यानी ये जो नया बना है वो इस कलर से आपको हम दिखाते हैं। क्लियर? और जो पुराना है वो तो ऐसे है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिर इसको अब दूसरे जनरेशन के लिए ग्रो करवाइए। तो यहाँ पे क्या होगा जी? अब इसको अलग अलग पहले कीजिए, तो इसको अलग अलग कीजिएगा। ठीक है, एक क्या है, इसको आपने अलग किया, पेरेंटल यहाँ पे क्या है, एक N14 आएगा। ठीक है, और एक पेरेंटल क्या आएगा बताइए? ठीक है, एक तो N14 आ गया, ये N14 आ गया। ठीक है, N14 वाले को आपने किससे लिया? इस कलर से लिया, ये लीजिए। ठीक है, इससे लिया। ठीक है, N14 और बताइए N15, ये ऐसा होगा। ठीक है, फिर इसको N14 को ले लीजिए। ठीक है, फिर किसको लीजिएगा? ठीक है, ये किसको आपने लिया? N14, इसको भी इसी कलर से लिखते हैं N14। ठीक है, अब बताइए, अब एक और इसमें जो ये है वो कौन है? N15। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये है, इससे 2 डीएनए बनेगा, इससे भी 2 डीएनए बनेगा। बट हम ग्रो किस में करवा रहे हैं? लगातार किस में ग्रो करवा रहे हैं? इस मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअस। ठीक है, ग्रोइंग इन, ठीक है, N14 मीडियम। N14 मीडियम में हम कंटिन्यूअस ग्रो करवा रहे हैं। क्लियर है? यानी N14 मीडियम में हम कंटिन्यूअस ग्रो करवा रहे हैं। तो बताइए अब यहां पे क्या होगा? ठीक है, N14 बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी एक N14 बनेगा, ये लीजिए। ठीक है, यहां पे भी N14 बनेगा। ठीक है, यहां पे भी N14 बनेगा, यहां भी N14 बनेगा। ठीक है, और यहां भी N14 बनेगा। ठीक है, बन गया। अब बताइए इसमें 100% क्या आ गया? N14 आ गया। ठीक है, यहां पे 50% क्या आया? N14 आया, N14 आया। ठीक है, यहां पे 100% N14 आया। ठीक है, और यहां पे फिर क्या हुआ? 50% N14 आया। ठीक है, यहाँ पे 50% N14 है। क्लियर है? 14। तो बताइए ये जो 4 जो आया, ठीक है, 100, इसमें तो 100% आ गया। अब यहाँ पे अगर पूरा स्ट्रेंथ देखेंगे तो 8। ठीक है, 8 में जिस मीडियम में ग्रो करवाए, इसमें इस 8 में पुराना कितना है? पुराना मात्र है 2। पुराना कितना है? मात्र 2 स्ट्रेंथ, यानी कि 8 में 2, यानी कि 25% ओल्ड है। 25% ओल्ड है। ये कब? सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में यहां पे क्या था? फर्स्ट जनरेशन में क्या था बताइए? 50% ओल्ड। 50% क्या था? ओल्ड। ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन में आपका मतलब जो पुराना स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो 50% के आसपास आता है। ठीक है, और नए वाले में कितना आता है? नए वाले में, सेकेंड जनरेशन में कितना आता है? 25%। तो अंदाजा लगा सकते हैं थर्ड में कितना आएगा, अपने मन से, अब निकालने की जरूरत नहीं है। थर्ड में कितना आएगा? 12.5%। ठीक है, फोर्थ में कितना आएगा? ठीक है, फोर्थ में कितना आएगा बताइए? इसका आधा कर लीजिए, 6.25%। ये आपको न्यूमेरिकल निकालने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आपको बनवाएंगे, तो न्यूमेरिकल जब बनवाएंगे तो आपको ये आसान मिलेगा। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में देखिए, सबसे पहला जो है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन मतलब ये कि जब हम ग्रो करवा रहे हैं,
लेकिन जो पहला जो है उसमें तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा प्योर, ठीक है, ओल्ड है। उसको जब हम ग्रो करवाए पहले जनरेशन के लिए तो 50% ओल्ड 50% न्यू। जब सेकेंड जनरेशन के लिए गए तो 25% ही ओल्ड, ठीक है, 75% क्या हो गया, न्यू। यानी 8 में 2 ओल्ड और 6 न्यू, जिसमें 2 डीएनए तो प्योर का प्योर क्या हो गया, ठीक है, बताइए 100% न्यू हो गया, ठीक है। कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया कि आगे जाके क्या होगा। देखिए हर डीएनए में एक स्ट्रैंड तो न्यू है ही है, ठीक है, एक पुराना होगा एक न्यू होगा। ये मिसलसन साहब ने प्रूफ कर दिया आसानी से। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर कंटिन्यूअसली हम ग्रो करवाएंगे तो ये हाइब्रिड कैरेक्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इन्होंने जो ग्रेडियंट मेथड लिया था उस ग्रेडियंट मेथड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बताइए N15 वाला कहां जाएगा, N15 वाला सबसे नीचे जाएगा, N15 सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद क्या होगा बताइए, ठीक है, N15 का सबसे नीचे गया, उसके बाद क्या होगा यहां से, तो कहता है उसके बाद होगा हमारा कौन सा, ठीक है, ये होगा हाइब्रिड वाला, हाइब्रिड वाला। और सबसे ऊपर में क्या होगा N14 वाला, ठीक है। इसके थ्रू इन्होंने पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया, इसके थ्रू पूरा का पूरा क्या प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। इन्होंने 3-4 जनरेशन तक ग्रो करवा के उसको प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। इसमें आपको दिमाग में रखना है डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, CSCL, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। बोलिए क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, अब हम लोग अगले उसमें देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, देखेंगे क्या देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ओके।